बफेट बोलते हैं उसके हिसाब से क्या कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। तो ये आज मैंने आपको पहली चीज क्या सिखाई, सब लोग अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद क्या जानना चाहते थे, पता कैसे लगेगा बाय कब करना है, पता कैसे लगेगा बाय कब करना है। तो मैंने आज आपको बता दिया कि सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो चेक करो, सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो को किससे कंपेयर करो, बैंक एफडी की पी रेशियो से कंपेयर करो, दोनों सेम हो जाए तो क्या कर दो, बाय मत करो, जान लगा दो। जान लगा दो मैं क्यों बोल रहा हूं एज कंपेयर टू बोलूं कि बाय कर लो, मैं बाय कर लो के बजाय क्या बोल रहा हूं, जान लगा दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों की पी रेशो आसानी से कभी सेम होने वाली है नहीं, और अगर गलती से सेम हो जाए तो ऐसा मौका जाने मत दो, यहां जान लगा दो। और जान लगाने का मतलब ये नहीं होता कि लोन लेके इन्वेस्ट करो, जान लगाने का मतलब होता है चेक करो कि भाई क्या क्या चीजें, या चेक करो कि क्या क्या चीजें कैंसिल कर सकते हो गोवा का ट्रिप और वो इन्वेस्ट कर दो, जितना बचा है वो भी इन्वेस्ट कर दो, और घर पे क्या क्या OLX पे बेच सकते हो वो भी चेक करो, और वो पैसा बेच के जो आया, जो बेच के वो पैसा आया उसको भी क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। तो इसको हम बोलते हैं जान लगा दो, हम बाय करना नहीं बोलते, क्योंकि बाय करने का मतलब बहुत मामूली सी बात है, जान लगा देने का मतलब है ऐसा मौका जिंदगी में वापस मिलने वाला नहीं। लेकिन जब दोनों की पी रेशियो अगर हो जाए 10 तो क्या होता है, धीरे धीरे मार्केट को समझ पड़ता है कि हालत बहुत खराब है, तो गवर्नमेंट को भी समझ पड़ता है, तो गवर्नमेंट इसको फाइट करने के लिए क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे करती है, इंटरेस्ट रेट नीचे करती है तो क्या होता है, इकोनॉमी में बूम आता है, फिर और क्या होता है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री की मदद करती है, फिर अर्निंग्स क्या होना स्टार्ट होती हैं, बढ़ना स्टार्ट होती हैं, अर्निंग बढ़ना स्टार्ट होती है तो फ्यूचर लोगों को क्या लगने लगता है, ब्राइट लगने लगता है। जब फ्यूचर ब्राइट लगने लगता है तो सेम सेंसेक्स निफ्टी के लिए जिसके लिए लोग 1 रुपए के लिए पहले 10 पे कर रहे थे, अब 1 रुपए के लिए 24, 25, 26 पे करना स्टार्ट कर देंगे। क्या आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि अब लोग 1 रुपए की अर्निंग के लिए 24 रुपए क्यों पे करना स्टार्ट कर रहे हैं, 25 रुपए पे करना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो 1 रुपए के लिए वो 10 ही पे कर रहे थे। तो क्या कोई आप में से चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है कि 1 रुपए के लिए लोग अब 24, 25, 26, 27 क्यों कर रहे हैं। एकदम अश्विनी सर का क्वेश्चन है कि आज की पी रेशो क्या है, आज की क्लास ही सर पूरी वो है। आज तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तरीका सिखाने वाला हूं, बाय कब करना था, सेल करना था, उसका हिस्टोरिकल डेटा दूंगा, आज का डेटा दूंगा, सब कुछ करने वाला हूं। लेकिन पहले मैं थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, क्योंकि अब सबको फ्यूचर क्या लगता है, ब्राइट, और क्योंकि सबको अगर फ्यूचर ब्राइट लगता है तो लोग क्या भरना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीमियम, और अगर सब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एवरीबडी इज बीइंग ग्रीडी। और हमने क्या सीखा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, तो हम यहां पे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज के कोर्स की वीकनेस नंबर 1, आज के कोर्स की, आज जो आप सीख रहे हैं ये मॉड्यूल 3 में ठीक होगा, बट वीकनेस नंबर 1, वीकनेस नंबर 1 क्या है कि नीचे जो 10, 11, 12 पे जान लगाने का टाइम है वो लॉजिकल है। आप में से कोई मुझे बता सकता है नीचे वाला नंबर जान लगाने वाला, जब दोनों की पी रेशियो सेम आ जाए, ये लॉजिकल क्यों है, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, बैंक रेट से कंपेयर कर रहे हैं, ये लॉजिकल है। एक बार मुझे सब लोग यस लिख दीजिए सो दैट मेरे को ये पता हो कि मैंने जो बोला वो आपको समझ पड़ा, कि 10, 11, 12 पे बाय करना है वो हम कंपेयर करते हैं बैंक एफडी रेट से, इसलिए कहां बाय करना है वो एक लॉजिकल डिसीजन है। लेकिन कहां सेल करना है वो लॉजिकल नहीं है, वो हिस्टोरिकल है। मतलब पहले का डेटा है, इंपेरिकल एविडेंस है कि 25, 26, 27 पे जब मार्केट आती है वहां से नीचे गिर जाती है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल डेटा में क्या प्रॉब्लम है भाई, कभी 25, 26 पे गिर जाती है, हो सकता है अगली बार 40 पे गिरने वाली है, हो सकता है 50 पे गिरने वाली है। उसका एग्जांपल देता हूं, बिटकॉइन में प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, जब आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो अर्निंग कितनी होती है, 0, क्योंकि अर्निंग 0 होती है तो प्राइस भी 0 होना चाहिए, जो वॉरेन बफेट सर कई बार बोलते हैं कि फाइनली ये 0 ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई अर्निंग एबिलिटी नहीं है। ये डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन मान लेते हैं अर्निंग अगर कम है तो प्राइस भी कम होना चाहिए, लेकिन आज प्राइस तो बिटकॉइन का बहुत ज्यादा है, मतलब प्राइस अर्निंग से क्या हो गया है, बहुत आगे निकल गया है। उसी तरीके से जिस घर का रेंट साल का 1 लाख रुपया हो, उसका प्राइस भी शायद 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी वो 1 लाख रुपए जो साल का रेंट कमाता है उस घर की वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है, तो पी रेशो कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। इसका मतलब कभी कभी
अर्निंग और प्राइस का रिलेशनशिप क्या हो जाता है, टूट जाता है और वो कहीं भी जा सकता है। उसी तरीके से ऐसा थोड़ी ना है कि सेंसेक्स निफ्टी भी 25-26 पे ही गिरे, हो सकता है 40 पे चले जाए, हो सकता है 60 पे चले जाए, हो सकता है 70 पे चले जाए। तो आपको पहले क्या समझना है कि आज के क्लास की वीकनेस नंबर 1, नीचे वाला नंबर जो है 10, 11, 12 पे जो जान लगा देते हैं वो लॉजिकल है, और ऊपर वाला नंबर जो है 24, 25, 26 ये हिस्टोरिकल है। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोगों को ये मन में क्वेश्चन आएगा ये 25, 26, 27 कैसे डिसाइड किया, वो मैंने आज की क्लास के लिए आंसर कर दिया है। थर्ड मॉड्यूल में हम डाउ थ्योरी यूज करके इसको रिफाइन करते हैं और ये पता करते हैं कि 25, 26, 27 कैसे, इसमें क्या चेंजेस करें, वो हम आगे करेंगे। बट आज की क्लास में हम ये बात नहीं कर रहे, अभी इजी करने के लिए 10, 11, 12 पे बाय, 25, 26, 27 पे सेल करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आज की पी रेशो चल कितनी रही है। लेकिन आज की पी रेशो जो चल रही है उसको किससे कंपेयर करना है, आज के बैंक रेट से। तो बताइए, क्या आज बैंक एफडी में 100 रुपए लगा के 10 रुपए मिल रहे हैं? पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आज सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशो कितनी है। सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशो आज जितनी भी है उसको मैं किससे कंपेयर करने वाला हूं, बैंक एफडी की पी रेशो से। लेकिन बैंक एफडी की पी रेशो में क्या आज बैंक में 100 रुपीज लगा के 10 रुपए मिलते हैं? नहीं। तो कितने मिलते हैं? कई लोग बोलेंगे बैंक में 100 रुपीज लगा के 5% मिलते हैं, कई लोग बोलेंगे 6% मिलते हैं, कई बोलेंगे 6.5% मिलते हैं। सबका डेटा अलग अलग है। वैसे तो इस डेटा को कैसे इजी करना है वो बात की बात है, उसके ऊपर अभी नहीं जाते। क्या करते हैं ताकि सबके आंसर सेम रहे, उसके लिए ये नहीं बोलते कि आज आईडीएफसी का बैंक रेट कितना देता है, एचडीएफसी का कितना देता है, सब अलग अलग देते हैं। इसलिए क्या करते हैं, पता कर लेते हैं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, ताकि सबका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाए, सेम। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या है, अगर आपने 10 साल का कोई सरकारी बॉन्ड खरीदा, अगर आपने 10 साल का कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, तो उस गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर 10 साल के लिए आपको क्या यील्ड मिलेगी। यील्ड का मतलब होता है क्या, इंटरेस्ट मिलेगा। अब वैसे तो इंटरेस्ट बोलना चाहिए 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट, लेकिन हम जैसे लोग यील्ड क्यों बोलते हैं, ताकि आप जैसे लोगों को लगे कि हम लोगों को फाइनेंस थोड़ा आता है, इसलिए हम बोल देते हैं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। वैसे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड लेना नहीं चाहिए, बैंक एफडी रेट ही लेना चाहिए। लेकिन जस्ट टू मेक नंबर्स कॉमन, क्योंकि फिर एफडी रहूंगा तो क्या होगा, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 6, इसलिए मैंने क्या ले लिया, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। आज 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड कितना चल रहा है वो चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए कहां जाऊंगा, वो चेक करने के लिए मैं गूगल पे गया और मैंने सर्च किया 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इन इंडिया। ये मैंने सर्च किया और पहला पेज जो आया, पहला वो investing.com का आया, उस पर मैंने क्लिक किया और यहां पर आ जाएगा 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड कितना चल रहा है, 6.454। मतलब 100 रुपए लगाते हैं तो एक्चुअली कितना मिलता है, 6.454% मिलता है। ये हर दिन चेंज होता है, ये आज का डेटा है। अब एक्सेल पे जाके क्या करते हैं, बैंक एफडी की पी रेशो निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया वैसे 10 ईयर लेना नहीं चाहिए, क्या लेना चाहिए, बैंक एफडी लेना चाहिए, लेकिन सब बैंक एफडी में अलग अलग नंबर बता रहे थे, उसको एक करने के लिए मैंने क्या कर लिया, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, ताकि सबके नंबर क्या हो जाए, सेम। और क्या पता लगा, आज बैंक में 100 रुपए लगाओ तो 10 आरबीआई बॉन्ड में 100 रुपए लगाओ गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो 10 साल के लिए रेट क्या मिलता है, 6.4% के आसपास। तो बैंक एफडी की पी रेशो कितनी हो गई, बैंक एफडी की पी रेशो 100 डिवाइडेड बाय 6.4। तो कितने लोगों को ये क्लियर है जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, एक बार यस लिख दीजिए। ये मैं बार बार यस लिखने के लिए सिंपल क्वेश्चंस पे भी इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं बस जानना चाहता हूं सब मेरे साथ हैं कि नहीं। तो 100 डिवाइडेड बाय 6.4 क्या निकाल रहे हैं हम, पी रेशियो। तो कितने लोगों को ये बात समझ पड़ गई, उसको एंटर किया तो क्या समझ पड़ा, 15.6। इजी करने के लिए इसको राउंड ऑफ करके क्या कर लेते हैं, 16 ले लेते हैं। मतलब आज बैंक में 1 रुपया कमाने के लिए कितना भरना पड़ता है, 16 भरना पड़ता है। जस्ट कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने 15.6 को कितना मान लिया है, 16/1। यानी आज मेरे को पता लग गया कि बैंक एफडी में 100 डिवाइडेड बाय 6.4 के हिसाब से 16 की पी रेशो चल रही है। अगर 16 की पी रेशो चल रही हो तो ये बैंक एफडी की चल रही है। अब मुझे बताइए आज सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो कितनी चल रही हो तो आप जान लगा देंगे।
बैंक एफडी अगर 16 चल रहा है, 16 अगर बैंक एफडी की पी रेशो कितनी है 16, मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना भरना पड़ता है 16 रुपए। तो मुझे बताइए आज सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशो कितनी चल रही हो तो आपको जान लगा देनी चाहिए। पहले बैंक में 100 रुपए लगा के कितने मिलते थे 10, तो बैंक एफडी थी 10, तो जान कितने पे लगाते थे 10 पे ही जान लगाते थे। लेकिन अब बैंक में 100 रुपए लगा के कितने मिल रहे हैं 6, तो ये कितना हो गया 16, तो जान कितने पे लगाएंगे, जान भी 16 पे ही लगाएंगे। 16 पे आ गई या 16 से नीचे 16 17 18, तो इस पे हम क्या कर देंगे जान लगा देंगे। तो आपने नोटिस किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये 10% का रेट गिर के 6% हुआ, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या हुआ कम। तो याद रखिए वॉरेन बफेट ने क्या बोला था, इंटरेस्ट रेट्स आर टू स्टॉक मार्केट्स व्हाट ग्रेविटी इज टू ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटी नीचे जाती है तो चीजें कहां जाती हैं ऊपर, उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो जान लगाने का टाइम भी कहां चले जाता है ऊपर। क्या आपको यह बात समझ पड़ी कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे गया तो आपने जो पहले 10 पे जान लगाते थे अब आप 16 पे जान लगा रहे हैं। तो क्या आपको वो कोट समझ पड़ा जो वॉरेन बफेट बोलते थे, या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट्स आर टू स्टॉक मार्केट्स व्हाट ग्रेविटी इज टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कल अगर बैंक में 100 रुपए लगा के 20% मिलने लग जाए, 100 रुपीज लगा के 20% मिलने लग जाए, तो जान कितने पे लगानी चाहिए बताइए। कल अगर बैंक में 100 रुपीज लगा के 20 मिलने लग जाए तो बैंक की पी रेशो कितनी हो जाएगी 5। तो बताइए जान कितने पे लगानी चाहिए, जान भी कितने पे लगाएंगे अब 5 पे ही लगाएंगे। तो आपने नोटिस किया जब इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो हम जो 10 पे जान लगाते थे अब वो किस पे जान लगाएंगे 5 पे जान लगाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जान लगाने का लेवल नीचे, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जान लगाने का लेवल ऊपर। इसका मतलब पहले जब 10 11 12 पे हम जान लगा देते थे तो हम क्या बोलते थे हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से 24 25 26 पे क्या करना चाहिए सेल करना चाहिए। ये लॉजिकल नहीं था हिस्टोरिकल था। उसी तरीके से क्योंकि ये 10 वाला नंबर 6 गुना बढ़ गया है तो ये जो 24 25 नंबर है इसको भी 6 टाइम से +6 कर दीजिए और बोलिए अब अगर पी रेशो 31 के आसपास हो जाती है तो शायद क्या कर देना चाहिए सेल कर देना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं 16 वाला नंबर जो है वो लॉजिकल है, 31 वाला लॉजिकल नहीं है। अंदाजन हमने कर दिया डबल हो जाए, मतलब 16 का 32 हो जाए तो क्या करना चाहिए, प्राइस मतलब बैंक से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है तो सेल कर देना चाहिए। बट 16 17 18 लॉजिकल है और 31 32 जो है वो हिस्टोरिकल है। ये हिस्टोरिकल लॉजिकल वाली बात को अगर समझ पड़ी हो तो फिर से क्या कर दीजिए एक बार यस लिख दीजिए। डॉक्टर संध्या ने लिखा है प्लीज रिपीट, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला पहले 10 पे हम जान लगाते थे, अब वो जान लगाने का टाइम कितने पे आ गया है 16 पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं। और पहले हम 24 25 26 पे सेल करते थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गए हैं तो जान लगाने का टाइम भी ऊपर चले गया है और सेल करने का टाइम भी ऊपर चले गया है। दोनों को इसको 10 से 16 किया तो कितने पॉइंट्स बढ़ा 6 पॉइंट्स ज्यादा। वैसे ही 25 पे भी 6 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 31 हो गया। इसलिए मैंने बोला कि भाई जान लगाने का टाइम आज 16 है और सेल करने का टाइम आज 31 है। इवन दो 31 जो है वो हिस्टोरिकल डेटा है, वो कोई लॉजिकल डेटा नहीं है। 31 कैसे आया, मैंने बोला पहले हम बोलते थे 24 25 पे सेल करो, जो 10 पे बाय करने को बोलते थे वो 16 हो गया है तो +6 हो गया है। जो हम पहले 10 पे बाय जान लगाने की बात करते थे आज 16 हो गया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गया है। ये कितने पॉइंट बढ़ गया है 6 पॉइंट बढ़ गया है। तो पहले अगर 25 पे सेल करने की बात करते थे तो इसको भी 6 पॉइंट बढ़ा लिया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गया है। तो 31 पे क्या करने की बात कर रहे हैं हम सेल करने की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सिद्धांत सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यूएनए सेशन के टाइम पूछिएगा जरूर मेरे को ये क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अब हमको ये पता लगा आज की डेट के हिसाब से अगर 16 की पी रेशियो हो तो क्या करना चाहिए जान लगा देनी चाहिए, और 31 है तो शायद क्या करना चाहिए सेल करना चाहिए। अब आपके मन में इस टाइम पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या चल रहा होगा दिमाग में, क्या दौड़ रहा होना चाहिए आपका, इस टाइम पे आपके दिमाग में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन दौड़ रहा होना चाहिए। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके मन में। अगला क्वेश्चन आपका ये आ रहा है सबसे पहला कि भाई इस टाइम पे पी रेशो चल कितनी रही है, क्योंकि अगर 16 चल रही है
तो क्लास बाद में कर लेते हैं, आज जान लगा लेंगे क्योंकि 16 आसानी से आने वाली है नहीं। अब देखिए मेरे को कैसे पता लगता है कि आज 16 चल रही है 32 चल रही है, तो मेरे पास तो बहुत तरीके हैं पता करने के कि आज पी रेशियो कितनी चल रही है। कैसे, देखिए समझिए जब हम ऑफलाइन सेशन करते थे क्लासरूम में, हम अपना प्रोग्राम करते थे आज से कोविड से पहले, तो क्लासरूम में कई बार क्या होता था जगह ही नहीं होती थी, मतलब पूरी क्लास फुल हो जाती थी, तो हम बोलते थे अगले बैच में। तो कई लोग बोलते थे नहीं नहीं सर करना है तो मेरे को इसी बैच में करना है, तो मैं बोलता सर जगह ही नहीं है, तो वो बोलते थे कोई बात नहीं मैं खड़े होकर पूरी क्लास कर लूंगा। तो मैं समझ जाता था कि पी रेशो 31 ही चल रही होगी, तभी तो ये बंदा खड़े होकर भी क्लास करने को तैयार है। कभी कभी ऐसा होता था हम बोलते सर कोर्स करके तो देखो, वो बोलता था करना ही नहीं है मार्केट बेकार है। हम बोलते सर करो ये डेमो क्लास लो, ये लो, समझो तो सही कितना इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जब बहुत कन्विंस करना पड़ता है और तभी भी लोग ज्वाइन ना करें, मतलब पी रेशो 16 ही चल रही होगी। मेरे पास और भी तरीके हैं, जैसे समझिए कभी कभी मेरे फादर आते हैं मेरे रूम में और मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं वरुण आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर मेरे फादर बोलते हैं प्राउड ऑफ यू, तो मैं समझ जाता हूँ 31 ही चल रही होगी क्योंकि बहुत पैसा बन गया है तभी पापा बोल रहे हैं प्राउड ऑफ यू। और कभी कभी मेरे फादर मेरे रूम पे आते हैं मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं वरुण तो और काम क्यों नहीं कर लेता, तो मैं समझ जाता हूँ 16 ही चल रही है, क्योंकि 16 पे क्या होता है मार्केट बहुत टाइम से बड़ी नहीं होती, पैसा बना नहीं होता, तो मेरे फादर को चिंता होती है पता नहीं अब क्या होगा, तो वो मेरे को बोलते हैं कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेता। मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं और बता सकता हूँ। जैसे मेरे जैसे लोग कभी कभी शादियों में जाते हैं और कोई मेरे को शादी में इंट्रोड्यूस करता है, ये मिलो इनसे वरुण मल्होत्रा, ये लोगों को बताते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो कई बार शादियों में लोग मेरा हाथ पकड़ते हैं और मेरे को बोलते हैं क्या बात करो वरुण मल्होत्रा, मुझे बता कैसे इन्वेस्ट करना है। तो मैं बोलता हूँ सर पहले शादी जिसकी हो रही वो तो अटेंड कर लो। वो बोले शादी वादी होते रहेगी, मुझे बता इन्वेस्ट कैसे करना है। तो मैं समझ जाता हूँ 31 ही चल रही होगी। कभी कभी लोग मेरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं इनसे मिलो वरुण मल्होत्रा स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो बंदे को इतना लॉस हुआ होता है कि स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही वो मेरा हाथ पकड़ता है और मुंह बना के आगे निकल जाता है। तो मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं कि मैं कैसे पता करूं कि पी रेशो 16 पे कब है और 31 पे क्या है। लेकिन आपके पास तो नहीं है, तो आप तो क्या करने वाले हैं, आप तो बेसिकली डेटा चेक करेंगे। डेटा चेक करने के लिए कहां जाएंगे, सेंसेक्स की पी रेशो चेक करेंगे bscindia.com पे, और निफ्टी की पी रेशो चेक करेंगे nseIndia.com पे। तो मैं एनएससी की साइट पे जा रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं आज पी रेशियो कितनी चल रही है। तो एनएससी की साइट पे गए, ये रहा एनएससी इंडिया, nseIndia.com पे गए और nseIndia.com पे पुरानी साइट पे जा रहा हूं, लिखा है क्लिक हियर टू गो ऑन द ओल्ड वेबसाइट। तो पुरानी साइट पे गया क्योंकि मैं ज्यादा वही यूज करता था, और यहां पर बहुत सारा डेटा है। हम किस में जाएंगे, प्रोडक्ट्स। ये डेटा वैसे कैसे देखना है, ये डेटा आपको कोर्स में स्टेप बाय स्टेप बहुत जगह दिखाया जाता है, बट अभी के लिए भी आप नोट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से कहां गए, इंडिसेस, इंडिसेस पे क्लिक किया। जब आपने इंडिसेस पे क्लिक किया तो इंडिसेस पे क्लिक करने के बाद यहां पर क्या आया, हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक किया तो यहां पर आ गया पी बाई ई रेशियो। पी बाई ई रेशियो पे क्लिक किया तो आपको यहां पे आ गया कौन से इंडेक्स की पी रेशियो चाहिए। बहुत सारे इंडेक्स की पी रेशियो आप निकाल सकते हैं। मैंने बोला मुझे किसकी चाहिए, निफ्टी 50, ये रहा पी रेशियो। यहां पे मैंने डेट डाल दी, फर्स्ट से लेके आज तक की डेट, तो ये जनवरी हो गया तो इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, इधर कर देता हूं 12th और कर देता हूं 2021, और तब से लेके कब तक का कर देते हैं 2021, तब से लेके आज तक का डेटा सिलेक्ट करते हैं, गेट डेटा करते हैं। सो सॉरी, लेट मी सिलेक्ट द डेट, और यहां गेट डेटा किया और आपको पी रेशियो मिल जाएगा। तो ये 2000 क्या होना चाहिए हमारा, सॉरी 12 2021 अज्यूमिंग अब आना चाहिए। मेरे को डेटा मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो दिसंबर का डेटा ही ले लेते हैं। तो इधर कर लेते हैं 2021, इधर कर लेते हैं दिसंबर, इधर कर लेते हैं 1 दिसंबर, ये रहा, और यहां से आज तक की डेट, गेट डेटा यहां पर आ गया। और यहां पर जब आए तो यहां पर आपको हर दिन की पी रेशियो मिल जाएगी। लास्ट पी रेशियो कितनी चल रही है, 24.11। 24.11 से मैं क्या सोचता हूं कि आज महंगी चल रही है सस्ती चल रही है, तो देखिए मैं कैसे पता करता हूं। 16 जो है वो आज होती तो मैं क्या मानता, मार्केट बहुत चीप है,
31 32 होती तो मैं क्या मानता, मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मेरे को ये पता है कि 31 बहुत एक्सपेंसिव है और 16 बहुत चीप है, तो मैं कैसे पता करूंगा, 16 प्लस 31 दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 47। 47 डिवाइडेड बाय 2 किया तो एवरेज आ गया। एवरेज आ गया, आज की सिर्फ डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्राइडे तक का ही डेटा अवेलेबल है। 47 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया, 23.5। तो कितने लोगों को यह बात क्लियर है कि आज नॉर्मल अगर मार्केट होती और मार्केट ना चीप होती 16 पे, ना एक्सपेंसिव होती 31 पे, तो इनके कहीं बीच में होती, एवरेज। एवरेज होता तो कैसे होता, 16 प्लस 31 तो कितना हो गया, 47 डिवाइडेड बाय 2, 23.5। अगर 23.5 चल रही होती तो मैं क्या मानता, मार्केट क्या है आज, फेयर है। और कितनी चल रही है, 24 के आसपास ही चल रही है। तो याद रखिए हमने क्या बोला था फ्री सेमिनार में, हम बहुत बार बोलते हैं, मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन। मार्केट्स बहुत समझदार होती हैं, डम नहीं होती कि अचानक से वो बोले भाई जिसको जान लगानी है लगा लो 16 पे, खरीदना है तो खरीद लो 16 आ गई है। और इतनी डम नहीं होती कि अचानक 31 पे चले जाए और सबको बोले जिसको बेचना है बेच दो, पैसा कमा लो। मार्केट ना आसानी से कभी आपको बाय करने का मौका देगी, ना आसानी से कभी सेल करने का मौका देगी, क्योंकि मार्केट भी ये नंबर्स को समझती है और जानती है। लेकिन हम जैसे लोग इन नंबर्स पे स्टॉक मार्केट का क्या उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। जैसे लास्ट कब 16-17 पे गई है, किसी को आइडिया है? लास्ट इंडिया की सेंसेक्स और निफ्टी की पी रेशियो 17 के आसपास कब गई है? लास्ट गई है मार्च 2020 में। अब कई लोग बोलते हैं अब बताने का क्या फायदा कि अब मार्च 2020 में गई थी, तो हम अब नहीं बता रहे। मार्च 2020 में हमने एक वीडियो रिलीज करी थी कि अब क्यों जान लगाने का टाइम आ गया। ये यूट्यूब पे वीडियो रिलीज थी, ये आज भी आपको हमारी टीम से मांगनी चाहिए समझने के लिए कि हमने कैसे पता किया कि मार्च 2020 पे हमको क्या करना है, बाय। उसके बाद हमने सितंबर 2020 में वीडियो रिलीज करी और बोला कि अभी भी सेल नहीं कर रहे। फिर दिसंबर 2020 में रिलीज करी और बताया अभी भी सेल नहीं कर रहे। फिर अगस्त 2021 में सेल करी। तो ये 4 वीडियोस की सीरीज है। ये वीडियोस जो 3 वीडियोस हैं ये सिर्फ इंटेंसिव प्रोग्राम वालों के लिए ही रिलीज की थी, जो हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट्स हैं। इंटेंसिव प्रोग्राम जो एक पेड प्रोग्राम है उन्हीं के लिए रिलीज की गई थी। ये वीडियो पब्लिकली आज भी अगर आप चाहें तो आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करके बोलना चाहिए कि मेरे को ये चारों के चारों वीडियोस में टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग आज सेशन में आए हैं उनको ये 4 वीडियोस दी जा सकती हैं और वो समझ सकते हैं हमने कैसे डिसाइड किया मार्च में बाय करेंगे, सितंबर में सेल नहीं करेंगे, दिसंबर में सेल नहीं करेंगे, अगस्त 2021 में भी सेल नहीं करेंगे, और आज तक हम क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो आज पी रेशो कितनी हो गई, मैंने बताया एवरेज चल रही है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन क्या चल रहा होगा, भाई एवरेज चल रही है तो आज क्या करना चाहिए। ये सब चीजें हम 2 मिनट बाद आंसर करेंगे, तो आप भी मेरे से क्वेश्चन पूछते रहिएगा। तो आज मुझे बताइए, अगर मैंने 24 पे बाय कर लिया तो मुझे बताइए क्या मैं बता सकता हूं कि पहले 31 जाएगी या पहले 16 जाएगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर मैंने 24 पे बाय किया तो पहले मार्केट 31 पे जाएगी या 16 पे जाएगी, क्या मैं ये बता सकता हूं? क्या मैं ये बता सकता हूं कि मार्केट पहले 16 पे जाएगी या 31? तो वॉरेन बफेट फॉलोज कई बार ये बोलते हैं दैट वी कैन नॉट टाइम द मार्केट्स बट वी कैन वैल्यू द मार्केट्स। वी कैन नॉट टाइम द मार्केट्स बट वी कैन वैल्यू द मार्केट्स। मतलब हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि पहले बढ़ेगी पहले गिरेगी, लेकिन हम वैल्यू करके ये बता सकते हैं कि अब 16 पे आ गई है तो क्या कर लो, जान लगा दो, और 31 पे आ गई है तो क्या कर दो, सेल कर दो। ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं बता सकते कि मार्केट पहले बढ़ेगी या पहले गिरेगी। अच्छा, अब क्या करते हैं, आज क्या करना चाहिए और इस थ्योरी को कैसे इंप्लीमेंट करें, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फिर मैं क्या करूंगा, आपको इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा इसका, कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी तक क्या करते हैं पहले समझते हैं कि मैंने आपको क्लास में आज वीकनेस नंबर 1 बताई। एक बार वीकनेस नंबर 1 रिपीट कर सकता है कोई मेरे लिए? अब आप हमारी टीम से डिस्कशन कर लीजिएगा, हमारी टीम को मैसेज कर दीजिएगा जिनके भी आप टच में, और उनको बोलिए मुझे ये 4 चीजें डेटा 4 वीडियोस दे दीजिए कोर्स की। अभी तक आज के सेशन की वीकनेस नंबर 1 क्या है? पहली वीकनेस नंबर 1 है कि नीचे वाला नंबर 16, 17, 18 ये लॉजिकल है, और ऊपर वाला नंबर 31, 32, 33 ये हिस्टोरिकल है। इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है।
दूसरी वीकनेस नंबर 2, आज की वीकनेस नंबर 2 क्या है वो लिखिए। और वीकनेस नंबर 2 समझने के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्राइस बाय अर्निंग इज इक्वल टू पी रेशियो। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूं। कैसे रीअरेंज कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो। तो कितने लोगों को यह बात समझ पड़ी, एक बार यस लिख दीजिए। प्राइस इज इक्वल टू, मैंने इक्वेशन को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। ये आप हमारी टीम को बोल सकते हैं। प्राइस इज इक्वल टू की वीडियोस कैसे लेनी है, तो आप जो भी टीम में पर्सन होगा जिसका आपको व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, आप उनको बोल सकते हैं। तो प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो। कितने लोगों को यह समझ पड़ गया कि मैंने जो इक्वेशन रीअरेंज की है उसका मतलब यह है। तो इसका मतलब प्राइस जैसी कॉम्प्लेक्स चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। लोग दुनिया में क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, गिर सकता है, और प्राइस बहुत चीजों की वजह से बढ़ता है और गिरता है। लेकिन मैंने आपको आज बता दिया है कि प्राइस जैसी कॉम्प्लेक्स चीज सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंडेंट है। एक अर्निंग पे डिपेंडेंट है। अर्निंग मतलब फंडामेंटल, मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है लंबे समय में। अगर प्रॉफिट बढ़ते गया, अर्निंग बढ़ते गई, तो प्राइस बढ़ सकता है। और दूसरा, प्राइस किस पे डिपेंडेंट है, सेंटिमेंट पे डिपेंडेंट है। मतलब कभी लोग 1 रुपए की अर्निंग के लिए 10 रुपए भरते हैं, कभी 1 रुपए की अर्निंग के लिए 25 रुपए भरते हैं। तो क्या आपको यह बात समझ पड़ी कि प्राइस जैसी कॉम्प्लेक्स चीज दो ही चीजों पे डिपेंडेंट है, एक फंडामेंटल यानी उसकी अर्निंग, और दूसरा सेंटिमेंट। और वॉरेन बफेट, मुझे बताइए, जो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लंबे समय के लिए, जो 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 40 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अर्निंग या पी रेशियो? लंबे समय में मार्केट सेंटिमेंट वजह से ज्यादा बढ़ती है या अर्निंग की वजह से ज्यादा बढ़ती है? कोई आप में से मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है। जो 30 इयर्स इन्वेस्ट करते हैं, 40 इयर्स इन्वेस्ट करते हैं, उनका लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पी रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई मुझे बता सकता है कि ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, अर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आज की वीकनेस नंबर 2, वीकनेस नंबर 2, आज के क्लास में हम ज्यादा फोकस कहां कर रहे हैं, पी रेशियो पे। लेकिन एक और चीज होती है जिसका नाम है अर्निंग। अर्निंग समझने के लिए हमको क्या करना होता है, अर्निंग एनालिसिस करना होता है। अर्निंग एनालिसिस भी हम मॉड्यूल 3 में बात करेंगे। अर्निंग एनालिसिस भी हम मॉड्यूल 3 में बात करेंगे। तो वॉरेन बफेट सर का एक कोट है, ये इक्वेशन देख के अगर आपको समझ पड़ जाए तो मेरे को चैट बॉक्स पे यस लिख के बताइए। इफ द अर्निंग्स डू वेल इन द लॉन्ग रन, प्राइस विल इवेंचुअली फॉलो। तो वॉरेन बफेट सर बार बार ये सेंटेंस बोलते हैं, इफ द अर्निंग्स डू वेल इन द लॉन्ग रन, प्राइस विल इवेंचुअली फॉलो। वो बोलते हैं सेंटिमेंट को गेस करना मुश्किल है, सेंटिमेंट कभी आपके फेवर में होगा, कभी आपके फेवर में नहीं होगा। लेकिन एक ग्रेट कंपनी खरीदो और अगर उसकी अर्निंग बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, तो एक दिन सेंटिमेंट भी बढ़ जाएगा, और सेंटिमेंट और अर्निंग दोनों बढ़ जाएंगे तो आपका प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ ही जाएगा। और बेंजामिन ग्राहम जो वॉरेन बफेट के गुरु थे, उनका भी एक कोट था, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, इन शॉर्ट रन स्टॉक मार्केट्स आर लाइक वोटिंग मशीन्स। इन शॉर्ट रन स्टॉक मार्केट्स आर लाइक वोटिंग मशीन्स। वोटिंग मशीन्स मतलब इमोशंस पे बेस्ड है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है। लेकिन इन लॉन्ग रन दे आर लाइक वेइंग मशीन्स। वेइंग मशीन्स मतलब लास्ट में लोग ये बोलते हैं, ये बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से ही क्या डिसाइड होगा, प्राइस डिसाइड होगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सेंटिमेंट और अर्निंग्स दोनों प्राइस को कैसे अफेक्ट करती हैं, और वो दिखाने के लिए मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस दिखा रहा हूं। और वो क्या कर रहा हूं, जाते हैं 2014 ईयर में, इलेक्शन से पहले, बिफोर इलेक्शन, 6-7 महीने इलेक्शन से पहले चले जाइए। तो मुझे आप बता सकते हैं 6-7 महीने इलेक्शन से पहले, 2014 की बात कर रहा हूं, इलेक्शन 2014 इलेक्शन से 6-7 महीने पहले चले जाइए, तो उस टाइम अर्निंग्स कैसे चल रही थी, किसी को याद है? क्या किसी को याद है उस टाइम पे कंपनियों की अर्निंग कैसी चल रही थी? क्या प्रॉफिट कंपनियों के बहुत तेजी से बढ़ रहे थे या नहीं? मैं 2011, 12, 10, 8, 9 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इलेक्शन से 6 महीने पहले क्या चल रहा था। तो अगर आपको याद हो तो हमेशा बोलते हैं हालत खराब थी। अब अगर मुझे बोलना हो तो मैं ये भी बोल सकता हूं आज कौन सी अच्छी चल रही है, ये भी बोला जा सकता है। लेकिन मैं ये तो बता सकता हूं कि उस टाइम अर्निंग्स क्या चल रही थी, लो चल रही थी। क्यों लो चल रही थी, किसी को याद है? उस टाइम लोग बोलते थे पॉलिसी पैरालिसिस।
पॉलिसी पैरालिसिस मतलब सब गवर्नमेंट, सब कंपनियों को लगता था कि सरकार कभी भी गिर सकती है, मनमोहन सिंह बीच में जा सकते हैं, अगली सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, मेजोरिटी होगी कि नहीं होगी, डिसीजन क्या होगा, उनकी रूल्स क्या होंगे, उनकी पॉलिसीज क्या होंगी। सब कंपनीज को लगा अभी पॉलिसीज क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट क्या कर लो, रोक लो। और सबने इन्वेस्टमेंट रोका तो इकोनॉमी क्या हो गई, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी क्या हो गई, स्लो। तो अर्निंग्स क्या चल रही थी, लो। तो लिख लेते हैं अर्निंग्स लो का मतलब सिंबॉलिक है 1, मतलब अर्निंग कितनी चल रही थी, 1 चल रही थी। तो 1 का मतलब ये नहीं है कि 1 रुपी, 1 का मतलब 1 करोड़ नहीं, सिंबॉलिक बोल रहा हूं। मान लेते हैं अर्निंग लो को मैं सिग्निफाई कर रहा हूं, 1 रुपया चल रही थी, सारी कंपनीज मिलकर कितना कमाती थी, 1। उस टाइम मुझे कोई बता सकता है सेंटिमेंट कैसा चल रहा था, सेंटिमेंट कैसा चल रहा था। इलेक्शन से 6 महीने पहले सबको लगता था गवर्नमेंट जाने वाली है, अगली गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं था, तो सेंटिमेंट कैसा चल रहा था, क्या आप में से कोई बता सकता है। सेंटिमेंट भी लो चल रहा था। मान लेते हैं लोग 1 रुपए के लिए कितने भर रहे थे, 10, और कंपनीज कितना कमा रही थी, 1 रुपया कमा रही थी, तो पी रेशो कितनी होती थी, 10। तो मुझे बता सकते हैं सेंसेक्स का प्राइस कितना चल रहा था। सेंसेक्स का प्राइस दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक उसकी अर्निंग मतलब कमाने की एबिलिटी, और एक सेंटिमेंट। अर्निंग कितनी चल रही थी, 1 रुपया चल रही थी। सेंटिमेंट कितना चल रहा था, लो। लो मतलब क्या बोल रहा हूं, 10 11 12 को हम क्या बोल देते हैं, लो बोल देते हैं। तो 10 का चल रहा था सेंटिमेंट, तो प्राइस कितना चल रहा था, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए समझाने के लिए। तो प्राइस कितना चल रहा था, 10। कितने लोगों को यह बात समझ पड़ी कि प्राइस 10 इसलिए चल रहा था क्योंकि सारी कंपनीज मिलके 1 रुपया कमा रही थी और लोग 1 रुपए के लिए 10 रुपए भर रहे थे, इसलिए सेंसेक्स का प्राइस कितना चल रहा था, 10 रुपीज। ये बात जितने लोगों को समझ पड़ी एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख के मुझे बता दीजिए कि मैंने ये कैलकुलेट किया है कि 2014 में प्राइस कितना चल रहा था। अच्छा, फिर 2015 में क्या हुआ, इलेक्शन 2014 में ही आ गए रिजल्ट, लेकिन मान लेते हैं इलेक्शन के रिजल्ट, अज्यूम करिए कि इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो 2015 में आए, और क्या रिजल्ट आए, पूरी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आ गई। एक रात में सबको पता लग गया कि अब तो भाई पूरी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट है, कोई मेजॉरिटी का चक्कर ही नहीं है। तो उसी रात को सेंसेक्स क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, क्या उस टाइम पे, उस रात को जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि नई गवर्नमेंट आ गई मेजॉरिटी के साथ, क्या अर्निंग उस रात को बढ़ गई, क्या अर्निंग्स उस रात को बढ़ गई थी? क्या चैट बॉक्स पे मुझे लिख के बता सकते हैं? भाई नई गवर्नमेंट आई 2014 में आ गई थी, बट अज्यूम करिए 2015 में आया रिजल्ट, और एक रात में सबको पता लगा नई गवर्नमेंट आ गई पूरी मेजोरिटी के साथ। जैसे ही पूरी मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आई तो क्या उस रात को अर्निंग बढ़ गई? नहीं, अर्निंग तो कितनी थी, 1 रुपया। लेकिन आपने फिर भी नोटिस किया होगा प्राइस फिर भी बढ़ गया। तो मुझे बता सकते हैं प्राइस बढ़ा कैसे? अगर अर्निंग सेम ही थी, सेंटिमेंट बढ़ गया। लोग पहले 1 रुपए के लिए 10 रुपए पे कर रहे थे, अब लोगों ने बोला अब फ्यूचर लगता है ब्राइट होगा क्योंकि पॉलिसी मेकिंग इजी हो जाएगी, गवर्नमेंट मेजोरिटी में है। तो लोगों ने 1 रुपए के लिए कितना भरा, 15। तो पी रेशियो कितनी हो गई, 15। तो प्राइस कितना हो गया, 15। मतलब जिन्होंने 10 रुपए लगाए थे उनका प्राइस हो गया 15। कितना बढ़ गया, 1.5 टाइम्स। ये 1.5 टाइम्स बढ़ा कैसे, क्योंकि अर्निंग तो बढ़ी नहीं, अर्निंग तो सेम ही थी। तो क्या आप में से कोई चैट बॉक्स पे मेरे को लिख के बता सकता है, अगर अर्निंग 1 की 1 थी तो एक साल में प्राइस 10 से 15 हुआ कैसे? को दो ही चीजों पे प्राइस डिपेंडेंट है, या तो अर्निंग पे डिपेंडेंट है या सेंटिमेंट पे डिपेंडेंट है। अर्निंग तो सेम की सेम ही चल रही थी, तो क्या बढ़ा, सेंटिमेंट बढ़ा। और कितना बढ़ा सेंटिमेंट, 1.5 टाइम्स। क्योंकि सेंटिमेंट 1.5 टाइम्स बढ़ा तो प्राइस भी कितना बढ़ गया, प्राइस भी 1.5 टाइम्स से क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद इन्फ्लेशन का चक्कर नहीं है सर, इन्फ्लेशन तो जब बढ़ेगा तो साथ में इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो तो दिख ही जाएगा। लेकिन 2016 में क्या हुआ, क्योंकि सबको लगा पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हो गया है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो सच में अर्निंग बढ़ गई। और मान लेते हैं कंपनीज की अर्निंग 1 रुपए से बढ़ के 1.5 रुपए हो गई। अब क्योंकि 1 रुपए से 1.5 रुपए हो गई और सेंटिमेंट अभी भी वैसा ही चल रहा है 1 का 15, तो बताइए प्राइस कितना हो जाएगा। सब लोग 1 रुपए के लिए कितना दे रहे हैं, 15 रुपए, और कंपनीज कितना कमा रही है, 1.5 रुपए, तो प्राइस कितना होगा, 1.5 इंटू 15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राइस हो जाएगा, बता सकते हैं मेरे को? तो अभी तक मैंने आपको बताया, रिपीट कर रहा हूं, एक साल में प्राइस इसलिए बढ़ा क्योंकि क्या बढ़ा है, सेंटिमेंट। लेकिन 2014 से 16 में सेंटिमेंट तो 10 से 15 का हो गया,
साथ में अर्निंग भी 1 से 1.5 की होगी। अगर अर्निंग 1.5 हो गई, सेंटिमेंट 15 चल रहा है, तो प्राइस कितना होगा? प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इंटू पी रेशियो, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 22.5। तो आप बता सकते हैं मेरे को, ये प्राइस जो पहले 10 रुपए था वो 2.25 टाइम्स हो गया। कितने गुना बढ़ गया? 2.25 टाइम्स। कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप में से, ये प्राइस 2.25 टाइम्स कैसे बढ़ा? क्योंकि अर्निंग कितना बढ़ा? 1.5 टाइम्स। सेंटिमेंट कितना बढ़ा? 1.5 टाइम्स। अगर अर्निंग बढ़ा 1.5 टाइम्स, सेंटिमेंट बढ़ा 1.5 टाइम्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2.25 टाइम्स। तो मैं आपको यह बता रहा हूं, पहले साल प्राइस बढ़ा सिर्फ किसके वजह से? सेंटिमेंट की वजह से। अगले साल क्यों बढ़ा? क्योंकि कुछ तो सेंटिमेंट बढ़ा और साथ में क्या बढ़ गई? अर्निंग भी बढ़ गई। 2017 में क्या हुआ? क्योंकि अर्निंग बढ़ी तो फ्यूचर को लेके लोग और एक्साइटेड हो गए, तो अर्निंग 1.5 की 1.5 ही, लेकिन लोगों ने 1 रुपए के लिए कितना भरना स्टार्ट कर दिया? 20 रुपए भरना स्टार्ट कर दिया। तो पी रेशो कितनी हो गई? 20। प्राइस कितना हो गया? 30। और 2018 में क्योंकि सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ तो लोग एक्साइटेड हो गए, उन्होंने अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट किया, तो अर्निंग क्या हो गई? 2। और सेंटिमेंट कितना चल रहा है? 20। तो प्राइस कितना हो गया? 40। तो क्या आपने सबने ये ऑब्जर्व किया कि 2014 में जो 10 रुपए का प्राइस था वो अब बढ़ के कितना हो गया है? 40 रुपीज हो गया है। जो 10 रुपए का प्राइस था वो बढ़ के कितना हो गया है? 40 रुपीज हो गया है। कितने गुना बढ़ गया है? 4 टाइम्स बढ़ गया है। क्या आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि इस 4 साल में अर्निंग जब बढ़ी कितने साल? 2 टाइम्स ही बढ़ी। अगर अर्निंग 2 टाइम्स बढ़ी तो प्राइस 4 टाइम्स कैसे बढ़ गया? मैं चाहता हूं आप चैट बॉक्स पे मेरे को लिख के बताइए, अगर इन 4 साल में अर्निंग 2 टाइम्स बढ़ी तो प्राइस 4 टाइम्स कैसे बढ़ गया? क्योंकि अर्निंग तो 2 गुना ही बढ़ी, प्राइस 4 गुना कैसे बढ़ा? क्योंकि साथ में सेंटिमेंट भी 2 टाइम्स बढ़ गया। 2 टाइम्स से सेंटिमेंट बढ़ा, 2 टाइम्स से अर्निंग बढ़ी, इसलिए मिला के आपका इन्वेस्टमेंट कितने गुना बढ़ गया? 4 टाइम्स बढ़ गया। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए, अगले 2 मिनट कंसंट्रेशन ऊपर कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने वाले हैं। इसलिए हमने ये सीखा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कब होता है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कब होता है? तो लोग बोलते हैं जब सेंटिमेंट क्या हो? लो। तो मैं बोलता हूं गलत बोल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम होता है जब सेंटिमेंट और अर्निंग्स दोनों क्या हो? लो। अगर सेंटिमेंट और अर्निंग्स दोनों लो चल रहे हैं तो ये इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। क्यों? अगर अर्निंग्स लो चल रही हैं तो एंटरप्रेन्योर, आरबीआई और सरकार तीनों कोशिश करेंगे कि अर्निंग्स को कैसे बढ़ाना है। और अगर अर्निंग्स बढ़ गई और साथ में सेंटिमेंट बढ़ गया तो आपका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ फायदा आपको अर्निंग के वजह से होगा और कुछ फायदा आपको सेंटिमेंट की वजह से होगा। मतलब जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएं तो सबसे पहले तो बिजनेस वालों को पूछिए कैसा चल रहा है बिजनेस। अगर उन्होंने बोला हालत बहुत खराब है तो आपको बोलना चाहिए चलो बढ़िया है, मतलब अर्निंग क्या चल रही है? लो। फिर आपको पूछना चाहिए आगे क्या उम्मीद है। अगर उन्होंने बोला आगे उम्मीद भी बहुत खराब है, पता नहीं अब क्या होगा, इसका मतलब सेंटिमेंट अर्निंग दोनों लो चल रही हैं। यहां क्या करना चाहिए? आपको बाय करना चाहिए और दोनों जगह से आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें तो क्या सोच के आए? मिनिमम कितने साल रुकना है? हमेशा सोच के आइए जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितने साल के लिए आएंगे? 5 साल के लिए आएंगे। 5 साल क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो में 5 साल में सेंटिमेंट अगर इंप्रूव नहीं भी होता तो अर्निंग तो इंप्रूव हो ही जाएगी। अर्निंग कैसे इंप्रूव होगी? हर साल जीडीपी बढ़ती है इंडिया की, उसके लिए आरबीआई कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, एंटरप्रेन्योर कुछ करेगा। और जीडीपी कितनी बढ़ती है? हर साल इंडिया में जीडीपी, जो आप पेपर पे पढ़ते हैं कि 8% से जीडीपी इंक्रीज हुई, इसको बोलते हैं रियल ग्रोथ इन जीडीपी, रियल ग्रोथ। लेकिन कुछ तो 6% का इन्फ्लेशन भी होता है, तो एक्चुअली बोलते हैं जीडीपी कितनी बढ़ी? 14% से बढ़ी। 14% से जीडीपी बढ़ती है, उसमें से 6% का इफेक्ट तो किसका होता है? इन्फ्लेशन का। उसको हटा दिया जाता है और बोला जाता है जीडीपी कितने से बढ़ी? 8% से। लेकिन एक्चुअली जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ी? 14% से। और क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, जैसे घर का प्राइस 14% से बढ़ता है, तो आप कभी बोलते हैं क्या घर बढ़ा तो 14% से है लेकिन इन्फ्लेशन 8% है तो मेरा घर सिर्फ 6% से ही बढ़ा है? ऐसा नहीं बोलते आप, तो यही बोलते हैं घर 14% से बढ़ा है।
क्योंकि जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में, इसको बोलते हैं नॉमिनल। 14% जीडीपी की ग्रोथ किसमें है? नॉमिनल। नॉमिनल में से इन्फ्लेशन माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 14 माइनस 6, 8% की ग्रोथ कौन सी है? रियल जीडीपी की ग्रोथ है। क्योंकि जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में 14% से बढ़ती है तो अर्निंग भी 14% से लंबे समय में बढ़ता रहता है। और बताइए, अगर अर्निंग 14-15% से बढ़ती है हर साल, तो 5 साल में अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी? आप में से कोई कैलकुलेट करना चाहेगा? आज जो अर्निंग 1 रुपए की है, अगले साल अगर 15% से बढ़े, उसके अगले साल 15% से बढ़े, उसके अगले साल 15% से बढ़े, उसके अगले साल 15% से बढ़े, 5वें साल में 15% से बढ़े, तो कितना हो जाएगा? अर्निंग एक्चुअली आपकी 2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर अर्निंग डबल हो गई और सेंटिमेंट डबल ना भी हो तो कोई बात नहीं, पैसा तो डबल हो ही जाएगा। अगर सेंटिमेंट सेम का सेम भी रह गया और अर्निंग डबल हो गई तो पैसा दुगना तो हो ही जाएगा। लेकिन अर्निंग अगर डबल हो जाए और साथ में सेंटिमेंट भी हो जाए तो आपको मजा ही आ जाएगा। तब तो क्योंकि ये 75% नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है इसलिए डबल हो जाती है। परफेक्ट। इसलिए स्टॉक मार्केट में क्या सोच के आना चाहिए? कितने साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हमेशा सोच के आना चाहिए कि 5 साल हम इन्वेस्ट करने के बारे में आएंगे, सोच के आएंगे। और वॉरेन बफेट कई बार ये कोट बोलते हैं, व्हेन वी बाय अ स्टॉक वी बिलीव द मार्केट्स विल बी क्लोज फॉर नेक्स्ट 5 years। वो बोलते हैं हम मार्केट का सोचते ही नहीं, हम तो फोकस कहां करते हैं? अर्निंग। अर्निंग बढ़ गई तो सेंटीमेंट भी बढ़ जाएगा, तो फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जितना भी मैंने आपको सिखाया, टाइम आ गया है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। 30 मिनट्स में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर 30 मिनट्स बाद, और फिर आज क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे, एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। लेकिन ये फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना है उससे पहले एक बार क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। हमने आज जो सीखा उसको अप्लाई कैसे करें। क्या सीखा था? अगर गोवा का 1 लाख का ट्रिप सैक्रिफाइस किया और वो वरुण के बोलने पे हमने इन्वेस्ट कर दिया, और वरुण ने कैसे बताया था कैसे इन्वेस्ट करेंगे? भाई 16-17 की पी रेशियो पे आएगी तो क्या कर देंगे? जान लगा देंगे। और 31, 32, 33 पे क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। अगर ऐसा किया होता निफ्टी में इन्वेस्ट करके तो रूल नंबर 1 तो प्रोटेक्ट हो गया होता। क्यों? क्योंकि निफ्टी तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो रिस्क तो हमने कभी कुछ लिया नहीं। लेकिन नीचे बाय करके ऊपर सेल करके अगर वेल्थ 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स हो जाए तो हम बोलेंगे मजा ही आ गया, अब गोवा का ट्रिप सैक्रिफाइस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह समझने के लिए ये थ्योरी कैसे करें, राजेश सर, हम क्या करेंगे एग्जैक्टली 12:30, 12:35 पे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो ये थ्योरी इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको पी रेशो का डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1999 से जाएंगे। 1999 से मैं 2010 तक का आपको डेटा दिखाऊंगा। कितने साल का डेटा दिखाऊंगा? 11 ईयर्स का डेटा दिखाऊंगा। उसके आगे का क्यों नहीं, वो भी अभी समझेंगे। अब 1999 से 2010 का हम डेटा देखेंगे। कितने साल? 11 साल का डेटा। क्योंकि 1999 से 2021 में इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गए हैं? बहुत चेंज हो गए हैं। तो उसके वजह से बाय सेल करने के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? बहुत चेंज हो जाएंगे। बट इसलिए 1999 से 2010 का डेटा देखते हैं। तो मुझे बताइए, क्या 1999 में जैसे आज बैंक में 100 रुपए लगा के 6 रुपए मिल रहे हैं, क्या 1999 में 100 रुपए लगा के 6 रुपए मिलते थे? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, यस या नो। अगर नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर एक रेड कलर का रिकनेक्ट बटन है, उस पर आप दबा सकते हैं। रिकनेक्ट बटन को दबाएंगे तो यू विल बी बैक इन द सेशन। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 1999 में 100 रुपए लगा के 6 मिलते थे क्या? नहीं। जनरली शायद कितने मिलते थे? 100 लगा के शायद 8। मेरे पास वो डेटा है बैंक का, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड छोड़ दीजिए, बैंक का। तो 100 लगा के 8 मिलते थे, तो पी रेशो कितनी होती थी? 12.5। तो बताइए 1999 में सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो कितनी आ जाती तो हम जान लगा देते? 1999 में सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो कितनी आ जाती थी तो हम जान लगा देते? बैंक में 100 रुपए लगा के कितने मिलते थे? 100 रुपए लगा के 8 रुपए। तो 100 डिवाइडेड बाय 8 किया तो कितना हो गया? 12.5। ये किसका हो गया? बैंक एफडी की पी रेशियो। तो सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो कितनी हो जाती तो हम जान लगा देते? कितनी हो जाती भाई? बैंक एफडी के बराबर आ जाती, मतलब 12.5। तो आज कहीं पेपर पे नोट करिए कि हम क्या सीख रहे हैं,
कि जब भी 1999 के ईरा में अगर पी रेशियो 12.5 के नीचे चले जाती, मतलब 12.49 भी हो जाती, तो क्या करते, जान लगा देते। और सेल कब करते, तो याद रखिए पहले हम बोल रहे थे 10, 11, 12 पे जान लगाते थे, 24, 25 में बेचते थे, तो अभी भी मैं ऐसा कर रहा हूं। 12.49 के नीचे आ जाए तो क्या कर दो, जान लगा दो। और 25.5 के एक पॉइंट भी ऊपर चले जाए, मतलब 25.51 भी हो जाए, तो क्या कर दो, सेल कर दो। तो कितने लोगों को यह बात समझ पड़ा कि मैं जो 1999 से आपको डेटा दिखाऊंगा 2010 तक का, मान लेते हैं इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट कितने थे, इजी करने के लिए सारे साल इंटरेस्ट रेट कितना था, 8%। तो 8% के हिसाब से 12.5 पे क्या करना चाहिए था, जान लगा देनी चाहिए थी। और 25.5 पे क्या करना चाहिए था, सेल करना चाहिए था। 12.5 पे जान लगानी चाहिए, ये लॉजिकल है। 25.5 जो है वो नंबर हिस्टोरिकल है। तो कितने रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते इस सेशन की, ये सेशन बेसिकली इट्स अ इंटेंसिव प्रोग्राम, ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं देख रहे आज आप अवेयरनेस प्रोग्राम से एक कदम आगे चले गए हैं, इंटेंसिव है। ये आपको कभी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये हमारे कोर्स जो लोग ज्वाइन करते हैं उन्हीं के लिए होता है। बट वी डिसाइडेड कि इस बार संडे को हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया हुआ है उनको समझाएंगे कि इंटेंसिव प्रोग्राम में आपको क्या सीखने को मिलता है। ऑलराइट, तो एक बार सभी लोग अगर यस कर दें तो मुझे समझ पड़ जाएगा कि ये बात सबको क्लियर हो गई है कि 1999 से हर दिन का मैं पी रेशो डेटा दिखाऊंगा, 12.5 के एक पॉइंट भी नीचे चले जाए, मतलब 12.49 आ जाए तो क्या कर लेंगे, बाय। और 25 पॉइंट के एक पॉइंट भी ऊपर चले जाए, मतलब 25.51 आ जाए तो क्या कर देंगे, सेल। अगर ये बात आपको समझ पड़ गई है तो सब लोग यस कर दीजिए, परफेक्ट। अब मैं आपको डेटा कब का दिखाना चाहता हूं, 1999 का डेटा कहां से लेके आऊं, एनएससी की साइट से। एनएससी की साइट पे जाने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा और बोलूंगा मेरे को 1999 से डेटा चाहिए। अब मैंने क्या किया है, आपके लिए डेटा पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, और निफ्टी का डेटा निकाल रहा हूं, पी रेशो का डेटा। निफ्टी की पी रेशो का डेटा आपके सामने मैं स्क्रीन पर रखूंगा, हर दिन का पी रेशो का डेटा आपको मिल जाएगा। आप ही मेरे को बताएंगे कब बाय करना चाहिए था, कब सेल करना चाहिए था। वाई 25.5, आज की क्लास के लिए याद रखिए 25.5 इज हिस्टोरिकल, या इजी करने के लिए याद कर सकते हैं, अगर 12.5 पे बाई किया इंटू 2, मतलब 25.5 के आसपास क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। आज की क्लास के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं। तो 1 जैन 1999 11.62 की पी रेशो है, 12.5 के नीचे। मैंने 1 लाख रुपए का ट्रिप गोवा का सैक्रिफाइस किया, और उस दिन इस पैसे से मुझे क्या करना चाहिए, बता सकता है कोई, इस दिन बाय करूं या सेल करूं 1 जैन 1999 को, क्या करूं मैं 1 जैन 1999 को, पी रेशो चल रही है 11.62, तो क्या करना चाहिए, कहीं डेट नोट करिए, इस दिन क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, जान लगा देनी चाहिए। जिन लोगों ने लिखा है बाय उनको अभी क्लियर नहीं है, आपको बोलना चाहिए था जान लगा देनी चाहिए। 11.62 पे आपने बाय किया, फिर सोच के क्या है, कितने साल रुकना पड़ेगा, सोच के ये आए कितने साल, 5 साल। कब बेचेंगे, 25.5 पे आसपास बेचेंगे। लेकिन मेरे फादर क्या करते हैं, मेरे फादर ने मेरे को बोला मत खरीद, गड़बड़ हो जाएगी, इकोनॉमी ठीक नहीं लग रही, ऐसा चल रहा है। तो मैंने बोला पापा खराब चल रहा है तो अभी तो खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने खरीदा, थोड़ी सी भी मार्केट बढ़ी तो मेरे पापा तो आते हैं और बोलते हैं बेच दे। तो बताइए 18 फेब को क्या बेचना चाहिए था, आंसर है नहीं। क्यों, कब बेचेंगे, हमने क्या खरीदा, बहुत ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूं अब मैं, हमने ग्रेट कंपनीज की बास्केट खरीदी है। कब बेचेंगे ग्रेट कंपनीज की बास्केट, ग्रेट प्राइस पे ही बेचेंगे, ग्रेट वैल्यूएशन पे ही बेचेंगे। ग्रेट वैल्यूएशन क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है आप में से, हमने ग्रेट कंपनीज की बास्केट खरीदी है, ग्रेट वैल्यूएशन पे ही बेचेंगे। ग्रेट वैल्यूएशन पे बेचेंगे का मतलब क्या है, मतलब 25.5 के ऊपर अगर कोई देगा तो ही बेचेंगे। लेकिन अगर 20 देगा तो क्या बेच देंगे, नहीं। क्यों नहीं बेचेंगे, हमने बोला ग्रेट कंपनीज खरीदी हैं, फेयर वैल्यू पे क्यों बेचें, ग्रेट कंपनीज को तो हम ग्रेट वैल्यूएशन पे ही बेचेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर तुम 20 पे बेचोगे नहीं तो अमीर कैसे बनोगे। तो आप में से कोई बता सकता है कि प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो। अगर मैंने लंबे समय तक बाय किया और सेल ही नहीं किया 10 साल 15 साल, क्योंकि पी रेशियो कभी 25.5 गई नहीं, तो बताइए अमीर कैसे बनेंगे। क्या आप में से कोई मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है। समझिए मैंने बाय किया
और बोला 12.5 पे बाय करके 25.5 पे बेचूंगा। अगर 25.5 आया ही नहीं तो मैंने बेचा ही नहीं, सोच के तो ये आया 5 साल रुकूंगा, बीच में अगर आ गया तो बेच दूंगा। लेकिन अगर 25.5 आया ही नहीं और मैं होल्ड ही करते रहा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? एब्सोल्युटली, चेतन सर ने जो लिखा है सब लोग पढ़िए, अर्निंग्स माइट इंक्रीज, क्योंकि अर्निंग्स इंक्रीज होते जाएंगी एंड इफ द अर्निंग्स डू वेल तो प्राइस तो मेरा इंक्रीज होता ही जाएगा। तो मैंने अपने फादर को बोला, पापा मैं बेचने वाला नहीं हूं, हमने ग्रेट कंपनीज खरीदी है, ग्रेट वैल्यूएशन में बेचेंगे, अभी तो नहीं बेच रहे। तो मुझे आप बताते जाइएगा अभी बेचना है क्या? नहीं। तो मेरे पापा बोलते रहे बेच दे बेच दे। अच्छा, मेरे पापा क्यों बोलते हैं बेच दे? कोई लिख के बता सकता है आप में से? मेरे पापा इसलिए बोलते हैं बेचने के लिए क्योंकि वो पी रेशो तो देखते ही नहीं है, वो क्या देखते हैं? प्राइस। और उनको लगता है क्योंकि प्राइस 10% बढ़ गया है तो बेचने का टाइम आ गया है। तो मैंने बोला पापा हम प्राइस तो देखते ही नहीं है, हम सेंटिमेंट देखते हैं, अर्निंग्स देखते हैं, और तभी बेचेंगे जब सेंटिमेंट 25.5 क्रॉस हो जाए, तो अभी तो नहीं बेचना। तो मेरे पापा ने बोला अभी भी टाइम है, बेच दे बेच दे। मैंने बेचा नहीं। करते करते मार्केट बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, मैंने बेचा नहीं। 25.5 का वेट कर रहा हूं, सितंबर अक्टूबर, हम तो क्या चाहिए हमें? 25.5 चाहिए, नवंबर दिसंबर, उसके बाद हम वेट करते रहे। और 3 जैन को पी रेशो कितनी आ गई? 3 जैन 2000 को 25.91, 25.5 से क्या ज्यादा। तो यहां क्या करना है? सेल। मैं तो सेल करने जा ही रहा था कि अचानक से मेरे फादर आए और उन्होंने मेरे को बोला क्या क्या कर रहा है? तो मैंने बोला पापा आज तो मैं बेच रहा हूं। तो पापा ने मेरे को बहुत डांटा। पापा ने बोला अब क्या कर रहा है? बेच रहा है। अब तो हमको भी समझ पड़ रहा है कि खरीदना चाहिए। मैंने उनको बोला पापा तभी तो बेच रहा हूं क्योंकि अब आपको भी समझ पड़ रहा है कि खरीदना चाहिए, क्योंकि अब यूफोरिया क्या आ गया है? पीक पे आ गया है। तो 25.91 पे हमने क्या कर दिया? सेल। कितने टाइम में? 3 जैन में, 1 साल को ही सेल कर दिया। तो कहीं डेट नोट करिए, मैं आपके लिए डेट नोट कर रहा हूं, सब लोग पेपर पेन लीजिए, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया है? 1999 में गोवा का ट्रिप सैक्रिफाइस करके इन्वेस्ट किया। कब इन्वेस्ट किया? 1 जैन 1999। एक तरीका था हम बाय करके होल्ड करते रहे, दूसरा तरीका था जब पीक पे आए तो हम क्या करते हैं? सेल। 1 जैन 1999 को 11.6 की पी रेशियो चल रही थी, तो उस दिन क्या किया हमने? बाय। फिर बैठे नहीं रहे, 3 जैन 2000 पे क्या किया? सेल। और उस टाइम पे तो 1 साल से ऊपर पे टैक्स भी कितना होता था? 0। तो 3 जैन 2000 को सेल किया, पी रेशियो 25.91 आ गई, क्या कर दिया? सेल। अच्छा, मैंने सेल किया, मेरे सेल करते ही मार्केट को समझ पड़ गया क्या? चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, मेरे सेल करते ही मार्केट को समझ पड़ गया क्या कि वरुण ने सेल किया, अब गिरना पड़ेगा? नहीं। मेरे सेल करने के बाद मार्केट बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, और इतनी बड़ी कि जिसने बेचा था उसके मन में सुसाइडल टेंडेंसीज है। सुसाइडल टेंडेंसीज मतलब, भाई स्टॉक मार्केट में दो दुख होते हैं। एक दुख होता है मैंने कुछ खरीदा और वो गिर जाए, और दूसरा तरीका होता है कि मैंने कुछ बेचा और वो बढ़ जाए। और यहाँ पे इतना दुख होता है कि लोग बोलते हैं गलती हो गई यार बेच के, अब मुझे क्या करना है? अपनी गलती ठीक। अब मुझे बताइए कि गलती ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या हमको बाय कर लेना चाहिए? आपने 25.91 पे सेल कर दिया और मार्केट 28.5 चले गई। क्या अपनी गलती ठीक करने के लिए, मार्केट क्योंकि बढ़ गई है आपके बेचने के बाद, क्या गलती ठीक करने के लिए हमको यहाँ बाय कर लेना चाहिए? क्या आप में से कोई लिख के बता सकता है कि आज बाय कर लेना चाहिए क्या? हमने बोला नहीं, अब तो कुछ कर नहीं सकते। वॉरेन बफेट फॉलोज, ये थोड़ा ना बता सकते हैं कि कहां तक बढ़ता जाएगा, हम तो बस ये बता सकते हैं ये महंगा है। फिर हमने बेच के रखा, अब हम बाय करेंगे। कब बाय करेंगे? आप में से कोई चैट बॉक्स पे लिख के बताएगा। बाय कब करेंगे? वापस वही, जब 12.5 आएगा। कितना वेट करना पड़ सकता है? कोई आइडिया नहीं है। हमने बोला बस वेट करते हैं। किसका वेट करते हैं? 12.5। तो बताइए आप बाय कर लें क्या? तो ये रहा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च 2001। कितना हो गया टाइम? कोई लिख के बता सकता है? 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। क्या बाय करना चाहिए अभी? हमने बोला सर जिसको करना है वो कर ले, हम तो क्या करने वाले हैं? 12.5 पे ही हम बाय करेंगे। तो हम वेट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। तो आपको कितना टाइम बैठना पड़ेगा? आपको समझ पड़ा ये? द अमाउंट ऑफ पेशेंस दैट यू रिक्वायर। थर्ड, आपने बेचा था 3 जैन 2000 में, और मई 2000, जून 2001 आ गया है। अमाउंट ऑफ पेशेंस क्या चाहिए? बहुत ज्यादा। ये पेशेंस की क्वालिटी जो चाहिए होती है, उसको समझाने के लिए वॉरेन बफेट के पार्टनर हैं, अगर आपने उनका नाम सुना है, चार्ली मंगर। तो चार्ली मंगर जो है, उनको किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा
कि आपके हिसाब से कोई एक क्वालिटी बताओ जो ग्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो लोगों ने बोला बहुत क्वालिटी, उन्होंने बोला बहुत क्वालिटीज चाहिए। लोगों ने बोला कोई एक क्वालिटी बताओ, तो उन्होंने बोला एक क्वालिटी जो ग्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए चाहिए वो है एसिडिटी। तो लोगों ने बोला मतलब, उन्होंने बोला ये वाली एसिडिटी नहीं, ACIDITY वाली, ये वाली नहीं। तो लोगों ने बोला कौन सी? उन्होंने बोला एसिडिटी, ASS वाली। तो लोगों ने बोला मतलब, उन्होंने बोला द एबिलिटी टू सिट ऑन योर एस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड डू नथिंग is the most important quality that you require to become a great investor. The ability to sit on your ass for a very long period of time and do nothing. तो हमने कुछ भी नहीं किया। 3 Jan 2000 को बेचा था, 2001 आ गया है, किस पे बाय करेंगे? 12.5 पे आएगा तो बाय करेंगे। जुलाई, अगस्त ये चलते रहा और करते करते 21 सितंबर 2001 को पी रेशो कितनी आ गई? 12.3। तो क्या करना चाहिए था? यहाँ पे हमको बाय करना चाहिए था। तो यहाँ पे डेट नोट कर लीजिए सब लोग अपने अपने जगह पे। 1 Jan 1999 को बाय किया, 3 Jan 2000 को सेल किया, फिर बाय कब किया? बाय हमने किया 21 सितंबर 2001, पी रेशो 12.3 के नीचे। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं। बता सकते हैं कितने टाइम बाहर रहे? हम बाहर रहे 1 ईयर एंड कितने मंथ्स? 8 मंथ्स। पैसा हमने कहां रखा? बाहर। somebody is listening in my team, मेरे रूम के बाहर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। इफ यू कैन कॉल समवन इन माय हाउस एंड मेक श्योर दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस। अगर कोई मेरी टीम से सुन रहा है, इफ somebody can call in my house and check there is some disturbance outside my room, तो अगर आप उनको बोल सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। तो 1 ईयर एंड 8 मंथ्स के लिए हमने क्या किया है? 1 ईयर 8 मंथ्स हमने क्या किया है? होल्ड किया है। पैसा कहां रखा? कोई आप में से बता सकता है पैसा कहां रखा इतने टाइम के लिए? हमने बैंक या डेट फंड्स जैसी जगह पे पैसा पार्क किया, सेफ पार्क कर दिया, क्योंकि हम वेट कर रहे थे। फिर 21 सितंबर 2001 में बाय करने के बाद बताइए सेल कब किया? ये कैसे पता करें सेल कब किया? बहुत ध्यान से देखिए। 21 सितंबर 2001 हमने यहाँ पे पैसा पार्क करके रखा और मेरे पापा ने बोला बाय मत कर, 9/11 का अटैक हो गया, पता नहीं क्या होगा। मैंने बोला पापा पता नहीं क्या होगा, तभी तो खरीदा है, 9/11 का अटैक हुआ था। और जैसे ही मैंने खरीदा मार्केट बढ़ गई। तो मेरे पापा ने बोला बहुत बढ़िया है, बहुत फायदा हो गया है, अब क्या कर दो यहाँ पे? अब यहाँ पे सेल कर दो। तो बताइए सेल कर देंगे क्या? नहीं, हमने तो 25.5 पे सेल करना है। मैंने सेल किया नहीं, मार्केट बढ़ते गई। मेरे पापा ने बोला अभी भी टाइम है, बेच दे बेच दे। मैंने बेचा नहीं। करते 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 मार्केट फिर गिरना स्टार्ट हुई। मेरे पापा ने बोला अभी भी टाइम है, बेच दे। मैंने बेचा नहीं। मार्केट गिरते गई, मैंने बेचा नहीं। और ना बेचने की वजह से मार्केट फिर से 10 की पी रेशो पे आ गई। तो बताइए अब जो मैंने ऊपर सेल नहीं किया, वो गलती सुधारने के लिए क्या यहाँ पे सेल कर दूं? चैट बॉक्स पे मेरे को आप लिख के बताइए जो मैंने ऊपर सेल नहीं किया, क्योंकि 25.5 पे कभी पी रेशो गई नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर सेल नहीं किया। तो वो ठीक करने के लिए क्या मैं नीचे यहाँ पे सेल कर दूं? तो आंसर है नहीं, अभी भी बाय नहीं करेंगे। लोग बोल रहे हैं और बाय कर लो। तो मैंने बोला सर पैसा होता तो कर लेते, हमारे पास अज्यूम करते हैं वी डोंट हैव एनी मनी, तो हम बाय नहीं कर पाए। फिर मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई। मेरे पापा ने बोला भगवान ने दूसरा मौका दिया है, अभी बेच दे। मैंने फिर नहीं बेचा। मार्केट बढ़ते गई, मैंने बेचा नहीं। मैं 25.5 का वेट कर रहा था और मार्केट फिर से अचानक से गिरी। फादर ने बोला अभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब अगली सरकार का पता नहीं क्या होगा। और फिर 2004 के बाद एक नई सरकार आई। कौन सी सरकार आई? यूपीए की सरकार आई। और यूपीए की सरकार का हेड कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह की सरकार आई। और मनमोहन सिंह सरकार की एक खास बात थी, उनके पीरियड में अगर आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, मैं कुछ बताने वाला हूं। मनमोहन सिंह के सरकार की एक खास बात थी, वो आए, पी रेशो कितनी थी? 12.5। किसी को विश्वास नहीं था कि कुछ कर पाएंगे। और आगे भी मार्केट की पी रेशो कितनी रही? 12.5, 13, 14, 15। तो आपने नोटिस किया मनमोहन सिंह की सरकार में सेंटिमेंट कभी नहीं बढ़ता था। तो हम बार बार इसको बहुत मजाक में बताते हैं कि एक हमारे मनमोहन सिंह थे जिनके ईरा में कभी सेंटिमेंट बढ़ता ही नहीं था, लेकिन फिर भी सेंसेक्स बढ़ते रहता था। कोई बता सकता है कि सेंसेक्स बढ़ता कैसे था? अगर उनके ईरा में उनको देख के किसी का सेंटिमेंट नहीं बढ़ता था, तो सेंसेक्स बढ़ता कैसे था? सेंसेक्स इसलिए बढ़ता था क्योंकि क्या बढ़ती थी? अर्निंग। और हम जोक में बहुत बताते हैं ये, एक पहले वाले प्रधानमंत्री थे जिनकी ईरा में अर्निंग रोज बढ़ते रहती थी, सेंटिमेंट कभी नहीं बढ़ता था। और एक आज वाले प्रधानमंत्री हैं
जिनके ईरा में सेंटिमेंट रोज बढ़ता है, अर्निंग कभी नहीं बढ़ती है। तो हम इसको मजाक में समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस प्राइम मिनिस्टर की बुराई कर रहा हूं या उसकी बुराई कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी ईरा में अर्निंग और सेंटिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। ऑलराइट, तो मैंने तो अभी सेल किया नहीं, किसका वेट कर रहा हूं, 25.5 का। तो 2005 में भी सेल नहीं किया, 2006 आ गया। मेरे पापा ने बोला तूने 2001 में बाय किया था, अब तो 5 साल हो गए, अब तो बेच दे। तो बताइए मैंने क्यों नहीं बेचा। मैं तो 25.5 का वेट कर रहा हूं। मैंने उनको बोला भाई 25.5 आएगा तो कर देंगे, जिसको बेचना है वो बेच सकता है। क्यों, बहुत फायदा हो गया होगा। ध्यान से देखिए क्यों। 2001 में जिसने बाय किया 12.5 की पी रेशियो पे, और 2006 में पी रेशियो कितनी आ गई है, 20। तो कुछ तो फायदा उनको 70-80% का फायदा किसके वजह से हो गया है, सेंटीमेंट की वजह से। और कुछ फायदा आपको किसकी वजह से हो गया है, अर्निंग की वजह से 5 साल में। लेकिन मैंने नहीं बेचा। मैंने क्यों नहीं बेचा, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं 25.5 का। तो मैं वेट करते गया कि 25.5 आएगा तो बेचेंगे। 2007 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहां पर आप देखेंगे 15 अक्टूबर 2007। इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, जैसा बढ़ता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन मेरे को पूछेगा आशुतोष सर, जो आपने इन्फ्लेशन क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो मुझे क्वेश्चन पूछेगा इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। 25.77 पे हमने क्या किया, सेल किया, 15 अक्टूबर 2007। यहां पे डेट नोट कर लीजिए, 15 अक्टूबर 2007, 25.7 की पी रेशियो पे क्या किया, सेल। फिर मेरे सेल करने के बाद क्या मार्केट गिर गई, नहीं, मार्केट तो बढ़ते ही गई। मार्केट को तो नहीं पता कि वरुण ने बेच दिया है। बड़ी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी कि जनवरी वगैरह में जिसने सेल कर दिया था उसके मन में क्या आई, सुसाइडल टेंडेंसीज है। हमने बाय तो करना नहीं, हम किसका वेट कर रहे हैं, 12.5 का। और वेट करते 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 24 अक्टूबर 2008, पी रेशो 12.5 के नीचे, तो फिर से क्या किया, बाय। इधर डेट नोट कर लीजिए, 24 अक्टूबर 2008, 10.9 की पी रेशियो क्या करना है, बाय करना है। कितने टाइम पैसा बाहर रहा, ये बाहर रहा अक्टूबर से अक्टूबर, 1 ईयर। 21 सितंबर पे क्या थी, पी क्या थी, 12.3 थी, 12.3 एग्जैक्टली। 1 ईयर हमने पैसा कहां रखा, बैंक में। कहां रखा, डेट फंड्स में, बैंक जैसी जगह पे हमने होल्ड किया अपना पैसा। और 24 अक्टूबर 2008 को इन्वेस्ट किया। अब मुझे बताइए 24 अक्टूबर 2008 में इन्वेस्ट करने के बाद क्या सोच के आए, कितने साल रुकना पड़ेगा, सोच के तो यही आया कि कितना साल रुकना पड़ेगा, 5 साल। लेकिन फिर हमने वेट किया 25.5 आ जाए तो हम सेल कर देंगे। तो हर दिन वेट करते रहे, और देखा हमने जुलाई 2010, सितंबर, और ये आ गई 1 अक्टूबर 2010 में 25.5 से ऊपर, तो क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यहां पे डेट नोट कर लीजिए सब लोग वापस, कौन सी डेट आ गई हमारी, 1 अक्टूबर 2010 पे क्या कर दिया हमने, सेल कर दिया। पी रेशियो 25.5 को क्रॉस कर चुकी है, तो हमने यहां पे सेल कर दिया। उसके बाद एक्चुअली मैंने 2012 में बाय किया है, और 2012 से लेके आज तक हम क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। अब उसके बीच में ज्यादा बूम एंड बर्स्ट नहीं है, क्योंकि रघुराम राजन जैसे लोग आते हैं और वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में बूम एंड बर्स्ट कम होंगे तो हम लंबे समय तक ग्रो कर पाएंगे। लेकिन फाइनली वो कितना भी जोर लगा लें, बूम एंड बर्स्ट आ जाएंगे। लेकिन अच्छे गवर्नर बूम एंड बर्स्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। पहले हमारे उसमें बूम एंड बर्स्ट बहुत ज्यादा आ रहा था। तो 2012 से लेके अब तक हम क्या कर रहे हैं, से होल्ड कर रहे हैं। इसमें बहुत चीजें कर सकते हैं, बट अभी आगे की बात नहीं करते। कितने साल की बात कर रहे हैं, 1999, 1 जन से लेके अक्टूबर 2010। सब लोग पेपर पे नोट कर लीजिए, कितने टाइम की बात कर रहे हैं हम, 11 ईयर्स की बात कर रहे हैं। 11 साल में अगर इन डेट्स पे किसी ने बाय और सेल किया होता तो कितना पैसा बनता, यही क्वेश्चन है। सब लोग एक बार यस लिख दीजिए अगर मेरा क्वेश्चन सबको क्लियर है। क्वेश्चन तो हमारा यही था ना कि 1999 में 1 जन को गोवा का 1 लाख रुपए का ट्रिप सैक्रिफाइस करके अगर मैं इन्वेस्ट करता तो मेरी वेल्थ आज कितने गुना बढ़ गई होती, यही मेरा क्वेश्चन है। तो ये देखने के लिए कैसे पता करें कि कितनी बन गई होती, इसके लिए पता करना पड़ेगा इन डेट्स पे अगर मैंने बाय सेल किया होता तो मेरी किस वैल्यू पे मैं बाय करता और किस वैल्यू पे मैं सेल करता।
वो कैसे पता करेंगे? इधर जाएंगे निफ्टी की साइड पे हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा, हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा जाएंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, हर सिंगल डे का निफ्टी का प्राइस देखेंगे। जैसे यहां पे मैं कर रहा हूं 1 दिसंबर से लेके आज तक, तो आपको हर दिन का निफ्टी का ओपन हाई लो क्लोज प्राइस मिल जाएगा। तो आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, हर दिन का मेरे को क्या डेटा मिल रहा है, निफ्टी कितने पे ओपन हुई, कितने हाई गया, कितना लो गया और कितना क्लोज गया। तो अब ये डेटा भी मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। तो अब मैं पी वाला डेटा बंद कर रहा हूं और ये डेटा निकाल रहा हूं कि 1 जनवरी 1999, 3 जनवरी 2000 को अगर हमने बाय सेल किया होता तो कितने पे बाय करते, कितने पे सेल करते और कितना पैसा बन जाता। उसके लिए मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोल रहा हूं, निफ्टी का चार्ट नहीं, निफ्टी का डेटा आपके सामने निकाल रहा हूं। हर दिन का डेटा हमारे सामने होगा और आप मेरे को बताएंगे आप कब बाय सेल किया और उसके हिसाब से देखेंगे कितना वेल्थ बन गई। 1 जनवरी 1999 क्या करना चाहिए था, निफ्टी का ओपन हाई लो हम कौन सा प्राइस लेंगे, हमेशा क्लोजिंग प्राइस। 890 का क्लोजिंग प्राइस चल रहा था, क्या करना चाहिए था इस दिन हमको बाय करना चाहिए था। कितने रुपए से स्टार्ट करना चाहिए था, 1 लाख रुपए से स्टार्ट करना था। कितनी वैल्यू पे बाय किया, कहीं नोट कर लीजिए, 890 पे हमने क्या किया है, बाय किया है। अब मुझे बताइए अगर हमने 1 जनवरी 1999 पे बाय किया तो सेल कब करना चाहिए था, डेट आपके सामने स्क्रीन पे होनी चाहिए थी आपके पास। 3 जनवरी 2000 को हमने सेल किया, तो 3 जनवरी 2000 को जो हमने 890 पे बाय किया था वो कितना आ गया देख लेते हैं। 3 जनवरी 2000, 3 जनवरी 2000 को मार्केट आ गई है 1592, 1592 बाय कितने पे किया था, 890 पे बाय किया था। कितने गुना हो गया बता सकते हैं मेरे को, कैसे कैलकुलेट करें, हाउ मेनी टाइम्स, पैसा कितने गुना बढ़ गया। तो ध्यान से देखिए मैं कैलकुलेशन कैसे सिखा रहा हूं। अगर हमने 800 पे बाय किया होता, अगर बाय हमने 800 पे किया होता और सेल हमने 1600 पे किया होता, तो आप में से कोई चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बता सकता है पैसा कितने गुना हो गया होता। 800 पे बाय किया होता और 1600 तो 2 गुना हो गया होता। कैलकुलेट कैसे करना है ये, 1600 जितना हो गया है, हमेशा याद रखिए, जितना हो गया है डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्ट किया था, जितना हो गया है डिवाइडेड बाय जितना इन्वेस्ट किया था विच इज 800, तो कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे यहां पे कैसे कैलकुलेट करें बता सकते हैं, 1592 जो हो गया है डिवाइडेड बाय जो इन्वेस्ट किया था, कितना इन्वेस्ट किया था 890, तो दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया 1.78। आप में से कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ पड़ी, अगर नहीं समझ पड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइनली सबको अपने अपने तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 890 पे बाई किया था और 1592 पे अगर सेल किया था तो पैसा 1.78 टाइम्स हो गया है, यानी जो लाख रुपया डाला था वो 1.78 लाख हो गया है। कितने लोगों को यह बात समझ पड़ गई कि हमने जो लाख रुपया डाला था वो 1.78 लाख हो गया है। अगर आपको समझ नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए जो मैंने आपको बताया कि भाई 890 पे डाला था और 1592 पे हो गया। आप ही बताइए कितने गुना बढ़ गया, आप जिस ढंग से भी करना चाहें आप कर लीजिए, लेकिन नंबर उसका 1.78 लाख ही आएगा। फिर ये 1.78 लाख हमने कहां रखा, हमने पार किया, कहां पार किया, बैंक में पार किया या फिर डेट फंड में पार किया। बैंक जो है वो टैक्स एफिशिएंट नहीं होते। डेट में पार किया, कितने टाइम के लिए पार किया कोई बता सकता है, हमने पार किया 1 ईयर एंड 8 मंथ्स के लिए। सब मेरे साथ हैं इस पे कि हमने जो 1.78 लाख किया उसको 1 साल और 8 महीने के लिए हमने पैसा कहां रखा, बैंक में पार किया। मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा अभी आपको, इसलिए डोंट वरी अबाउट कैलकुलेशन। अभी के लिए इतना मान के चलिए कि जो 890 पे डाला था 1592 पे सेल किया वो 1.78 हो गया, मतलब जो 1 लाख डाला था वो 1.78 लाख हो गया। और 1 ईयर एंड 8 मंथ्स के लिए पैसा क्या कर दिया हमने, पैसा पार कर दिया। कहां पार कर दिया, ये इतनी बार कैलकुलेशन करूंगा कि अपने आप रिपीट होगी, आपको अपने आप समझ पड़ जाएगा। 1 ईयर 8 मंथ्स के लिए हमने पैसा कहां पार किया, बैंक में। अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो पैसा पार किया उस पर इंटरेस्ट कितना मिला साल का, 8%, या और इजी करने के लिए करता हूं मैं 7%, मान लेते हैं 7% का इंटरेस्ट मिल गया। तो बताइए अगर आपने 100 रुपीज जमा किए, अगर आपने
₹100 जमा किए और उस पर 7% का इंटरेस्ट मिल गया, तो ये एक साल बाद कितना हो जाएगा? 107। कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लीजिए, 100 इंटू 1.07, हमने 7% से इसको क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। क्योंकि 7% से बढ़ाया तो ये नंबर कितना हो गया? 107। फिर 8 महीने और थे, उस 8 महीने भी हमको क्या मिला? उस 8 महीने में भी हमको इंटरेस्ट मिला। पहले एक साल के लिए इंटरेस्ट कितना ले लिया? 7%। 8 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना ले लीजिए? 4%। तो अगर आपने 100 रुपए जमा किए थे तो एक साल बाद कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 1.07, 107। उसके 8 महीने बाद फिर से 4% इंटरेस्ट मिलेगा तो कितने हो जाएंगे? 107 इंटू 1.04, कितना हो गया? 111। वैसे ही मेरे को बताइए, आपके पास जो 1.78 लाख रुपीस थे, इस 1.78 लाख को अगर आपने एक साल बैंक में रखा 7% पे और उसके अगले 8 महीने आपने रखा बैंक में या डेट फंड पे 4% पे, तो ये कितना हो जाएगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.78 इंटू 1.07, 7% से मैंने क्या किया? बढ़ाया, इंटू 1.04, 4% से बढ़ाया, तो कितने हो जाएंगे? 1.98 लाख। इस 1.98 लाख को, इस 1.98 लाख को हमने फिर से री इन्वेस्ट किया, हमने फिर से री इन्वेस्ट किया। बताइए कब री इन्वेस्ट किया 1.98 लाख को? अभी तक मैं कैलकुलेशन नहीं सिखाता, नंबर्स बता देता हूं। 1 जैन को, ये निफ्टी का डेटा एनएससी की साइट से लिया है, 1 जैन को हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। 3 जैन को ये हो गया था 1.78 लाख। फिर हमने पैसा अपना बैंक में जमा किया एक साल 8 महीने के लिए, वो हो गया 1.98 लाख। 1.98 लाख को हमने फिर से री इन्वेस्ट किया। कब री इन्वेस्ट किया? बताइए कब री इन्वेस्ट किया? 21 सितंबर 2001। तो आप ध्यान से देखिए कितना दुख होता है। आपने बेचा 1592 पे, मार्केट बढ़ते गई 1600 गई, आप कुछ नहीं कर पाए। 1700 आ गई, कुछ नहीं कर पाए। 1800 आ गई, कुछ नहीं कर पाए। समझ रहे हैं आप? ये सुसाइडल टेंडेंसीज चल रही हैं। आपने 1592 पे बेचा, ये 1818 हो गया, हमने नहीं खरीदा। लेकिन 1818 से गिर के 21 सितंबर 2001 को, 21 सितंबर 2001 को 1818 से गिर के मार्केट आ गई है 854 पे। याद रखिए 1818 के हाई से मार्केट गिर के कहां आ गई है? 854 पे। लोग कसमें खा रहे हैं, 60% मार्केट गिर गई है, लोग बोल रहे हैं अब कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज एवरीबडी इज फियरफुल। कितने रुपए डाल रहे हैं? 1.98 लाख। ये बात कितने लोगों को समझ पड़ी कि जो 1.98 लाख बचाया था वो हमने 21 सितंबर को 2001 में री इन्वेस्ट किया? जिनको समझ पड़ी एक बार यस लिख दीजिए। मैंने 1.98 लाख पे इन्वेस्ट किया, 1.98 लाख इन्वेस्ट किया 854 पे। फिर बताइए बेचना कब है? कोई आप में से बता सकता है बेचना कब है? व्हेन डू वी सेल? बेचना कब है? बेचने की डेट कोई बता सकता है? इधर लिखी है, 6 साल बाद बेचा, 15 अक्टूबर 2007 में। 15 अक्टूबर 2007 में जब हमने बेचा तो कितना पैसा हो गया देख लें एक बार, हियर इट इज। तो 15 अक्टूबर की जब मैं वैल्यू दिखाऊंगा, 854 से मार्केट बढ़ के 15 अक्टूबर 2007 पे जो वैल्यू आप देखेंगे, उसको देख के कई लोगों के मन में, जिनके मन में मनमोहन सिंह के लिए रिस्पेक्ट कम है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 15 अक्टूबर 2007 में मार्केट जो है वो 854 से 854 से बढ़ के 5670 आ गई। तो कितने गुना हो गया? कैसे कैलकुलेट करें, बता सकते हैं मेरे को? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5670 जो आज हो गया डिवाइडेड बाय 854 जो इन्वेस्ट किया था, तो पैसा बढ़ गया 6.63 टाइम्स। यानी आपने जो 1 रुपया डाला होता वो 6.63 रुपीज हो जाता, लेकिन डाला कितना था याद है आपको? 1.98 लाख। ये 1.98 लाख कितना बन गया? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.98 इंटू 6.63, तो कितना बन गया पैसा? 6.63 इंटू 1.98, ये बन गया 13.14 लाख। 13.14 लाख को हमने फिर से क्या किया? पार किया। कहां पार किया? डेट फंड्स में, बैंक में पार किया। कितने टाइम के लिए पार किया? 1 ईयर के लिए पार किया।
1 ईयर का इंटरेस्ट कितना लिया, 7% का इंटरेस्ट लिया। तो बता सकते हैं 13.14 लाख पे अगर 7% का इंटरेस्ट मिल जाए तो एक साल बाद, क्यों बोल रहा हूं एक साल, ये देख लीजिए, अक्टूबर से अक्टूबर हमने पैसा सेल करके क्या किया, वापस बाय, तो एक साल पैसा बाहर पड़े रहा, तो कितना पैसा हो गया बता सकते हैं मेरे को एक साल के बाद, 13.14 इंटू 1.07। मुझे कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट ये है आपको बताना कि आपने जो 13.14 लाख डाले वो 14.06 लाख हो गए हैं। तो यहां पे मैं स्टोरी लिख देता हूं, 1 लाख से स्टार्ट किया था, पहले साल 1.78 लाख हो गया, बैंक में रखा 1.98 लाख हो गया, 1.98 लाख को री इन्वेस्ट किया, 13.12 लाख हो गया, 13.12 लाख को बैंक में जमा किया तो 14.06 या 14.08 जो भी नंबर आ रहा है उतना पैसा आपके पास बन चुका है। अब मुझे बताइए 14.06 को री इन्वेस्ट कब किया। शैलेश सर हेलो सो मच, आपने हेलो लिखा है तो मैं भी हेलो बोल रहा हूं, बट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हमेशा हम लास्ट 30 मिनट्स में बात करेंगे। अभी मैं समझा रहा हूं कि मेरे हिसाब से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 14.06 लाख को आपने क्या किया, 14.06 लाख को आपने री इन्वेस्ट किया। बता सकते हैं इसको री इन्वेस्ट कब किया, डेट बता सकते हैं सब लोग, 24 अक्टूबर 2008। लेकिन उससे पहले कितना दुख होता है एक बार देख लें, आपने 5670 पे बेचा, मार्केट कहां गई देख ले रही है, 5670 पे बेचा, मार्केट कहां चले गई, मार्केट चले गई 6000 रुपए अभी तक, 6200, 6357, यह आपके हाथ से गया। लेकिन सिर्फ यहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं कि क्या कर दिया यार, क्यों सेल कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पहले सेल कर दिया था उन्होंने 6357 से 24 अक्टूबर 2008 को जब बाय किया तो 6357 से मार्केट गिर के कितनी आ गई है, 2584। कहां से गिर रही है, 6357 से। कितना परसेंट करेक्शन, 60% करेक्शन। लोग कसमें खा रहे हैं अब कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितने रुपए डाल रहे हैं, 14.06 लाख रुपीस डाल रहे हैं। फिर बताइए सेल कब किया, 2584 पे खरीदा, 14.06 लाख डाले, सेल कब किया, डेट बता सकते हैं, 1 अक्टूबर 2010, ये आपके सामने डेट है। तो 1 अक्टूबर 2010 को जो 2584 पे खरीदा था, जब हमने बेचा तो 1 अक्टूबर 2010 को 2584 से बढ़ के मार्केट कहां आ गई है देख लीजिए, मार्केट आ गई है 6143, 6143 हो गया है। लगा कितने थे, 2584, तो जितना हो गया है डिवाइडेड बाय जितने डाले थे, किया तो कितना हो गया, 2.37 टाइम्स। यानी अगर आपने 1 रुपया डाला होता तो कितना हो जाता, 2.37 रुपीस, लेकिन डाले कितने थे, 14.06, वो कितने हो जाएंगे, 14.06 इंटू 2.37, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये देखिए 2.37 इंटू 14.06, ये कितना हो गया, 33 टाइम्स, 33 टाइम्स, 33 टाइम्स इन हाउ मेनी इयर्स। कोई चैट बॉक्स पे लिखना चाहेगा कितना हो गया, 33 टाइम्स, 33 टाइम्स इन हाउ मेनी इयर्स। कोई चैट बॉक्स में आप में से लिखना चाहेगा कि 33 टाइम्स कितने टाइम में हो गया, 33 टाइम्स इन हाउ मेनी इयर्स, 11 इयर्स में हो गया है। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले एक नंबर लिखें, क्या नंबर लिखें, कि अगर आप 20 साल की उम्र में 1 लाख रुपए से इन्वेस्ट करते और 10 साल में 30 टाइम्स हो जाता, उससे आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, 20 का 30 होता तो 1 लाख कितना बन जाता, 10 लाख, सॉरी 30 लाख, 30 गुना। 40 की एज तक कितना हो जाता, 30 इंटू 30 कर दीजिए एक बार, 30 इंटू 30, 9 करोड़। 50 की एज तक कितना होता, 9 करोड़ इंटू 30, 270 करोड़ इंटू 30, 60 की एज में करते तो 8100 करोड़। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब कई लोग मेरे को बोलते हैं क्या इतना पैसा बन जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए, कितना पैसा बनेगा ये तो डिपेंड करता है कितने बूम एंड बर्स्ट आएंगे। ज्यादा बूम एंड बर्स्ट आएंगे तो ज्यादा बार ऊपर नीचे बाय सेल कर पाएंगे, ज्यादा पैसा बन जाएगा। तो मेरे फादर मुझे कई बार बोलते हैं तू लकी निकला, तेरे टाइम कभी हर्षद मेहता स्कैम नहीं हुआ। तो मैंने बोला क्यों पापा, उसी का तो वेट कर रहा हूं।
क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम हो जाए तो मजा ही आ जाए, नीचे बाय करके ऊपर सेल कर देंगे और ज्यादा पैसा बन जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ निफ्टी में बाय लो सेल हाई किया। तो कितने लोगों को यह बात क्लियर है कि अभी हमने निफ्टी में बाय लो सेल हाई किया, लेकिन एक्चुअली हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट 50 में बाय लो सेल हाई करेंगे। मुझे यह बताइए नेक्स्ट 50 में बाय लो सेल हाई करने का क्या इंटेंशन। जब जब मार्केट गिरती है तो ज्यादा कौन गिरेगा, नेक्स्ट 50 मतलब छोटी कंपनी ज्यादा गिरेंगी या निफ्टी ज्यादा गिरेगा। और जब जब मार्केट बढ़ेगी तो ज्यादा कौन बढ़ेगा, निफ्टी ज्यादा बढ़ेगा या नेक्स्ट 50 ज्यादा बढ़ेगा। दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। जब मार्केट में बूम आएगा तो ज्यादा कौन बढ़ेगा, और जब मार्केट में बस्ट आएगा तो ज्यादा कौन गिरेगा। कोई मुझे आप में से बता सकता है, जब मार्केट में बूम आता है तो नेक्स्ट 50 और निफ्टी में से ज्यादा कौन बढ़ेगा, और जब गिरेगा तो ज्यादा कौन गिरेगा। तो क्या आंसर होना चाहिए, बूम आएगा तो लोग बोलेंगे रिलायंस ना डबल हो जाएगा, सुजलॉन तो डबल हो जाएगा। बस्ट आएगा तो लोग बोलेंगे सुजलॉन तो बंद हो जाएगा, रिलायंस तो फिर भी बच जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट 50 का जो उतार चढ़ाव है वो निफ्टी के उतार चढ़ाव से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्यों ना सेम डेट्स पे, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, सेम डेट्स पे इंस्टेड ऑफ बाइंग निफ्टी एंड सेलिंग निफ्टी, इस बार क्या बाय सेल करेंगे, नेक्स्ट 50 को बाय करेंगे नीचे और नेक्स्ट 50 को ऊपर क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। लेकिन ये करने के बाद क्या समझेंगे कि भाई मुझे आप में से चैट बॉक्स पे कोई लिख के बता सकता है कि ये बाय लो सेल हाई करके आप किसी के लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल सिक्योर कर सकते हैं क्या, जैसे कि बच्चे की एजुकेशन। क्या बच्चे की एजुकेशन इससे प्लान कर सकते हैं, मुश्किल है। क्यों प्लान करना मुश्किल है, ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे के एजुकेशन का टाइम आ गया और आपने बच्चे को बोला तेरा पैसा इसलिए इकट्ठा नहीं हुआ क्योंकि पी रेशो कभी 12.5 के नीचे गई नहीं। तो इसका मतलब लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स आप ऐसे प्लान नहीं कर सकते। लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए आपको क्या बनाना है, फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान बनाने का फायदा क्या है, आपको यह पता हो कि हर महीने इन्वेस्ट किए हो तो बच्चे की एजुकेशन सिक्योर, हर महीने में कितना इन्वेस्ट करूं कि मेरा रिटायरमेंट सिक्योर, टैक्स प्लानिंग सिक्योर, किसी की मैरिज का प्लान सिक्योर, इंश्योरेंस सिक्योर। अगर ये सब चीजें आपकी सिक्योर होंगी तो आपका पेशेंस का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो मैंने आपको सिखाया उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस क्या चाहिए, बहुत ज्यादा। पेशेंस कब होगी, जब आपका खुद का प्लान होगा। तो हम ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद क्या क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। 5 मिनट ब्रेक के बाद हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले स्टार्ट करेंगे सेम डेट्स पे अगर बाय सेल किया होता नेक्स्ट 50 को तो कितना पैसा बन जाता, और फिर बात करेंगे कि ये सब करने के लिए, बाय लो सेल हाई करने के लिए जो अमाउंट ऑफ पेशेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो पेशेंस डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाए वो मैं सिखाऊंगा। और मैं जैसे बार बार बोलता हूं, आज लास्ट का 30 मिनट्स इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग, क्योंकि उससे आपको समझ पड़ेगा कि मैं अपने लाइफ में सारे अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को ये बता सकता हूं कि ये सिंपल सी चीज करके हम अपने लाइफ के गोल्स क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो लेट अस टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एग्जैक्टली एंड देन गेट इनटू द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। तो अभी बजे हैं घड़ी में, मेरे लैपटॉप की घड़ी में 12:43, 12:48 से के आसपास मैं एग्जैक्टली